क्या ईरान ने बिछाया इजरायल के चारों तरफ हथियारों का जाल? ईरानी रक्षा मंत्री का ऐसा बयान कि इजरायल में मच गया हड़कंप। आखिर क्यों कहा, समय आने पर खुलासा करेंगे। और अगली खबर में आपको बताएंगे पूरी ताकत झोंक दी फिर भी हौथी के कमांडरों को क्यों नहीं मार पाया इजरायल। इसके कई बड़े कारण हैं। हौथियों की चालाकी आपको भी समझ में आ जाएगी, जो हम आपको आगे बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे लेबनान सरकार द्वारा हिजबुल्लाह से हथियार छीनने के फैसले पर नेतन्याहू खुशी से बेहोश हो गए। और साथ में आखिर में आपको बताएंगे साउथ कोरिया ने अमेरिकी सैनिकों को लेकर ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान ने दावा किया है कि उसने कई देशों में अपनी हथियार फैक्ट्रियां बनाई हैं। ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह ने कहा कि ईरान के पास कई देशों में बुनियादी ढांचा और हथियार कारखाने हैं। इनकी जानकारी आने वाले समय में सामने आएगी। ईरान का यह बयान इजरायल के साथ हुए युद्ध के 2 महीने बाद आया है। वैसे दोस्तों, माना जा रहा है कि ईरान के यह हथियार कारखाने ढांचे सीरिया, लेबनान, इराक और यमन में हो सकते हैं। ईरानी रक्षा मंत्री ने कहा कि इस युद्ध के बाद हमारी रक्षा प्राथमिकताएं बदल गई। हमारी प्राथमिकता मतलब उनका जो पहला काम है अब सिर्फ मिसाइलें नहीं है। नासिर जादेह ने कहा कि 12 दिन चले युद्ध के दौरान इजरायल ने उनके ऑफिस को भी निशाना बनाया था। नासिर जादेह ने कहा कि ईरान ने बीते साल नए वारहेड्स का परीक्षण किया था, जिन्हें अब और भी एडवांस किया जा चुका है। अगर जून में हुआ संघर्ष लंबे समय तक चला होता तो इजरायली सेना ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाते। अगर युद्ध 15 दिन तक चला होता तो आखिरी 3 दिनों में इजरायली हमारी किसी भी मिसाइल को नहीं मार पाते। इसी वजह से इजरायल को अमेरिका की मध्यस्थता से सीज फायर करना पड़ा था। वैसे दोस्तों, ये सच है कि ईरान की मिसाइलों ने जो ताकत दिखाई वो इजरायल की सोच से कहीं आगे थी। आखिरी कुछ दिनों में इजरायल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि रिपोर्ट आई थी कि इजरायल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें यानी एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें ख़त्म हो गई थी और ईरान की मिसाइल पावर भी काफ़ी ख़तरनाक थी। इसी वजह से इजरायल घुटनों पर आ गया था। लेकिन ये भी सच है कि उस वक्त ईरान ने गाज़ा का नाम नहीं लिया। अगर ईरान उस समय शर्त रख देता कि पहले इजरायल गाज़ा पर हमला बंद करे तभी हम भी हमले रोकेंगे, तो हालात अलग हो सकते थे। ईरान ने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से बहुत लोग नाराज़ भी, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल ताकत या मिलिट्री पावर है वो मध्य पूर्व में किसी भी देश के पास नहीं है। खैर, ईरानी रक्षा मंत्री नासिर जादेह के मुताबिक ईरान ने संघर्ष के दौरान हाईटेक कासिम बसीर मिसाइल का इस्तेमाल करने से परहेज किया। नासिर जादेह ने यह टिप्पणी 21 अगस्त को ओमान सागर में हुई मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद की है। इस दौरान ईरान के नेवी ने ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था। इजरायल के युद्ध के बाद यह ईरान का पहला सैन्य अभ्यास था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल के रडार पर अब हौथी के लड़ाके हैं। रविवार 24 अगस्त को इजरायल ने हौथी लड़ाकों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इजरायल ने हौथी के मिलिट्री चीफ और यमन के राष्ट्रपति को भी मारने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। इतना ही नहीं, इजरायल के इस ऑपरेशन में आम नागरिकों की तो मौत हुई, लेकिन हौथी का एक भी कमांडर नहीं मारा गया। सवाल उठ रहा है कि पूरी ताकत झोंकने के बाद भी इजरायल हौथी के लड़ाकों को क्यों नहीं मार पाया, वो भी तब जब ईरान जैसे देशों में इजरायल का ऑपरेशन सफल रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे नंबर 1, लैंग्वेज डिकोड करना मुश्किल। हौथी के लड़ाके आमतौर पर अरबी भाषा के इस्तेमाल करते हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स और उसके जासूस इसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में इजरायल की सरकार ने सभी खुफिया अधिकारियों से अरबी भाषा को सीखने के लिए कहा है। हौथी के लड़ाके कोड वर्ड में बात करते हैं, जिसके कारण उसके गतिविधियों को मोसाद या CIA के अधिकारी आसानी से नहीं पकड़ पा रहे हैं। यही वजह है कि इजरायल पूरी तैयारियों के बावजूद हौथी के बड़े लड़ाकों को नहीं मार पा रहा है। नंबर 2, अधूरी तैयारी एक वजह। ईरान और अन्य देशों में सफल ऑपरेशन चलाने के लिए इजरायल ने कई सालों तक तैयारी की थी। जासूसों का एक ब्रिगेड खड़ा किया था। यमन में अभी तैयारी की प्रक्रिया चल रही। अल अरबिया ने इजरायली सूत्रों के हवाले से बताया है कि मोसाद के जासूस अभी उन जगहों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो हौथी के लिए अहम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल एक साथ इन ठिकानों पर हमला करेगा। नंबर 3, कमांडरों का पद पर ना होना। दोस्तों, ईरान और हमास में कमांडर और अन्य पदों पर आधिकारिक नियुक्ति की गई थी,
जिसके कारण इजराइल डिफेंस फोर्स के अधिकारी हौथी के कमांडरों का टारगेट किलिंग नहीं कर पा रहे हैं। यानी हौथी के मिलिट्री चीफ अल हौथी के अलावा किसी भी कमांडरों का कोई लेखा जोखा नहीं है। हौथी के सभी लोग एक जैसे हैं और पर्दे के पीछे से ऑपरेशन चलाते हैं। हौथी के लड़ाके सिर्फ इजराइल पर मिसाइल दागते हैं। हौथी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल ने रविवार को उसके 3 ठिकानों पर अटैक किया। पहला अटैक राष्ट्रपति भवन के पास किया, दूसरा अटैक सना के बिजली घर पर किया गया, तीसरा अटैक ईंधन भंडारण सुविधा पर किया गया। इन हमलों में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन के बाद एक बयान में कहा, हौथियों को कीमत तो चुकानी पड़ेगी। हौथी के विद्रोही बार बार निर्दोष लोगों पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो लेबनान सरकार के उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें साल 2025 तक हिजबुल्लाह का हथियार छीनने की बात कही गई। नेतन्याहू का कहना है कि अगर लेबनान की फौज सच में कदम उठाती है और हिजबुल्लाह को हथियार डालने पर मजबूर करती है तो इजराइल भी जवाब में लेबनान में मौजूद अपनी सेना को धीरे धीरे कम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि दोनों देशों के बीच सहयोग की भावना से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। असल में कुछ हफ्ते पहले लेबनान की कैबिनेट ने अमेरिका के एक प्लानिंग पेपर यानी योजना को मंजूरी दी थी। इस प्लान में साफ कहा गया था कि हिजबुल्लाह और दूसरी मिलिशिया ग्रुप्स से हथियार छीने जाएंगे, लेकिन लेबनान के अंदर इस फैसले पर ज़बरदस्त मतभेद और विवाद है। अमेरिकी दूत थॉमस ब्रेक ने इस प्लान को पेश किया था जिसमें अब तक के सबसे डिटेल से सुझाव दिए गए, लेकिन हिजबुल्लाह ने हमेशा की तरह अपने हथियार छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। खासकर इसलिए क्योंकि 2024 के आखिर में उसकी इजराइल से बड़ी जंग हुई थी जिसमें लेबनान को भारी तबाही झेलनी पड़ी थी। उस जंग के बाद अमेरिका की मदद से नवंबर 2024 में सीज फायर हुआ। उसमें यह शर्त रखी गई थी कि लेबनान गैर कानूनी हथियार जब्त करेगा और इजराइल भी अपने हमले रोक देगा, लेकिन इसके बावजूद इजराइल अभी भी लेबनान के 5 इलाकों में अपनी फौज रखे हुए हैं और वक्त वक्त पर हवाई हमले करता है, ये कहते हुए कि वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका दौरे पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियांग ने वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली अहम मुलाकात से पहले साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना को ज़्यादा छूट देना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका चाहता है कि दक्षिण कोरिया में तैनात उसके 28,500 सैनिक बिना किसी बड़ी रुकावट के अपने ठिकाने बदल सकें, ट्रेनिंग कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत तैनाती बदल पाएं। लेकिन सियोल को इस बात की चिंता है कि इससे उसकी खुद की संप्रभुता पर आंच आ सकती है। राष्ट्रपति ली ने पत्रकारों से कहा, अमेरिका ने हमसे अपनी सेनाओं के लिए ज़्यादा लचीलापन मांगा है, लेकिन इस पर हामी भरना आसान नहीं है। हाँ, भविष्य में अमेरिकी सेना की भूमिका को लेकर बातचीत ज़रूरी है। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि उसकी फौज एशिया में चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। वहीं दक्षिण कोरिया नहीं चाहता कि उसकी ज़मीन अमेरिका चीन के खींचतान का मैदान बन जाए। ली ने माना कि उनकी मुलाकात में सुरक्षा, रक्षा खर्च और व्यापार तीनों मुद्दे टॉप एजेंडे में रहेंगे, यानी फौजी तैनाती, सैन्य बजट और टैरिफ की बहस सब एक साथ। याद रहे कि हाल ही में सियोल और वाशिंगटन के बीच समझौता हुआ है। अमेरिका ने टैरिफ 25% से घटाकर 15% कर दिया। बदले में दक्षिण कोरिया ने $350 अरब का निवेश अमेरिका में करने का वादा किया। दोस्तों, ली ने यह भी इशारा किया कि कोरिया अमेरिका परमाणु समझौते की समीक्षा ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।